एडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। महागठबंधन में तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने की अटकलें। थोड़ी ही देर में होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेडीयू ने कहा कि नहीं सुधरने वाली गठबंधन की हालत, निश्चित है हार। बिहार चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज फिर देंगे बीजेपी एनडीए कार्यकर्ताओं को मंत्र। जेपी नड्डा की औरंगाबाद और वैशाली में होगी रैली। चिराग पासवान ने भी संभाली कमान। बिहार चुनाव से पहले बड़ी साजिश नाकाम। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मारे गए बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद हुए श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट। हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जय घोष से गूंज उठी केदार घाटी। और एडिलेड में वनडे सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की आधी टीम पवेलियन लौटी। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने खेली अर्धशतकीय पारी। और अब समाचार विस्तार से। पटना में आज थोड़ी ही देर बाद महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें घटक दलों की ओर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया जा सकता है। आज होने वाली महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तस्वीरों वाले बोर्ड और पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन इस पोस्टर में राहुल गांधी या फिर गठबंधन के किसी नेता को भी जगह नहीं दी गई है। पोस्टर में विपक्ष के सभी बड़े नेताओं की तस्वीरें गायब हैं और कहा जा रहा है कि जिन सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं उन पर किसी फाइनल स्थिति में पहुंचने की कोशिश होगी। कुल मिलाकर आज कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इससे पहले कल कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भ्रम दूर हो जाएगा और महागठबंधन दमखम से चुनाव में उतरेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने की अटकलों पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन की सेहत सुधरने वाली नहीं है। अगर तेजस्वी यादव की इतनी स्वीकार्यता होती तो 1 दर्जन सीटों पर आपस में लड़ाई ना होती। वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने या ना बने, महागठबंधन की बड़ी हार होगी। तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस और साथी दलों के अंदर अविश्वास का संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अगर उनकी स्वीकार्यता ऐसी होती तो जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों की सूचियां और 1 दर्जन सीटों पर घमासान आपस में ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। अब एक कवायद है, वो चाहेंगे मुकाबले में बहुत पीछे चले गए हैं तो एक और नए शिगुफे के साथ, इसलिए कि ये कोशिश लगातार उनकी ओर से होती है, कुछ ना कुछ धमाका वो अपनी ओर से करते रहे। लेकिन बिहार की जमीनी सच्चाई ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का विजय रथ बहुत आगे बढ़ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बिहार कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। नाराज नेताओं ने पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस प्रदेश दफ्तर में आज धरना प्रदर्शन और उपवास करने का ऐलान कर दिया है। टिकट काटने से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने बुधवार को पटना में बैठक करने के बाद ये फैसला लिया। बैठक में आनंद माधव, विधायक छत्रपति यादव, पूर्व विधायक गजानंद शाही, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, मधुरेंद्र सिंह, राजकुमार राजन, केसर खान और नागेंद्र पासवान विकल और कंचना सिंह शामिल थे। बीजेपी अध्यक्ष भी आज बिहार में चुनावी हुंकार भरेंगे। अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा की आज वैशाली और औरंगाबाद में 2 चुनावी रैलियां हैं। औरंगाबाद के गोह विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रणविजय सिंह के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद वैशाली के पातेपुर विधानसभा में लखेंद्र कुमार रोशन के समर्थन में चुनावी हुंकार भरेंगे। बिहार में बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज कई बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं।
वो एक ही दिन में 4 जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। चिराग पासवान सहरसा, मुजफ्फरपुर, सिवान और गोपालगंज में रैली करने जा रहे हैं। और इससे पहले की सभाओं में पासवान ने माय समीकरण के बारे में बात की थी। चिराग के अनुसार एम का मतलब है महिला शक्ति, यानी कि महिलाएं जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी ताकत और पहचान बना रही हैं, और वाई का मतलब है युवा जो देश का भविष्य है और अपनी मेहनत से भारत को आगे ले जा रहे हैं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तमाम तरह के कंपनियों को इसने बेच दिया, सरकारी कंपनियों को बेचा और देश के बड़े संपत्ति को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ हैंड ओवर कर दिया। इसके खिलाफ बगावत का झंडा बिहार ने खड़ा किया है। हम आपको कहना चाहते हैं, बिहार बदलेगा, बिहार की दिशा बदलेगी और चुनाव का रिजल्ट इसी गठबंधन के साथ होगा और आने वाले समय में एक मजबूत सरकार का निर्माण होगा। इन्हीं बातों के साथ, इसी अपील के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। शुक्रिया कॉमरेड। अब मैं कॉमरेड राम नरेश पांडे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से आग्रह करूंगा कि एकता का संदेश, एकजुटता का संदेश दें। प्रेस वार्ता में आए हुए प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के मित्रों, हमारे तमाम गठबंधन के नेतागण, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा महागठबंधन एकजुट है, एक आवाज है और बिहार में बदलाव की लहर है। 243 में 200 सीट महागठबंधन को होगा। इस विश्वास के साथ हम महागठबंधन के प्रेस वार्ता में महागठबंधन के एकता को प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया कॉमरेड। अब मैं आग्रह करूंगा वीआईपी पार्टी के हमारे कद्दावर नेता मुकेश जी से कि वो एकता का संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे तेजस्वी जी, दीपांकर जी, गहलोत साहब और सब तमाम हमारे गठबंधन के साथीगण, मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे तो आप देख रहे थे कि पटना में महागठबंधन की प्रेस वार्ता चल रही है, जिसमें तेजस्वी यादव समेत कई बड़े लीडर वहां पर मौजूद हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि महागठबंधन जो है वो एक है और अपनी जीत का वो आश्वासन भी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के स्टार प्रचारक अनिल सहनी कल बीजेपी में शामिल हो गए। आज एक बयान में सहनी ने कहा है कि आरजेडी में अति पिछड़ा समाज जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। पार्टी के अंदर किस तरह का खेल हुआ है उसका खुलासा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अगर किसी का साथ रहना है तो खुल्लम खुल्ला, किसी का विरोध करना है तो खुल्लम खुल्ला, किसी को भीतरघात करने का हम काम आज तक नहीं किए। यही कारण है कि हमने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। विरोध है कि अति पिछड़ा समाज के जो है उसका भागीदारी जो मिलना चाहिए था वो भागीदारी नहीं मिला। हमारे जैसे को पूछा नहीं गया। हम तो खुद टिकट लेने के फेर में नहीं थे, मगर हमारे लोग जो टिकट के लिए अप्लाई किए थे उसे टिकट नहीं मिला। और जो है सो किस प्रकार के खेला हुआ, इस पर हम शाम को या कल हम इस पर पूरा विस्तार पूर्वक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए
डटे कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के माध्यम से संवाद करेंगे। एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम ने लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे कार्यकर्ता अभूतपूर्व ऊर्जा और समर्पण के साथ मैदान में डटे हैं। जनसंपर्क और संवाद से लेकर संगठन के हर स्तर पर उनकी भागीदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज शाम करीब 6 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में एक बार फिर से उनसे संवाद को लेकर बहुत उत्सुक हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कैमूर जिले के मोहनिया निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। ये कार्रवाई उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अवैध पाए जाने के कारण की गई है। दूसरे चरण में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में मतदान होगा और इसके अतिरिक्त रोहतास और कैमूर सहित शाहबाद क्षेत्र के कई जिलों और औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल सहित मगध क्षेत्र के कई जिलों में भी वोट डाले जाएंगे। सीमांचल क्षेत्र के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों के साथ साथ भागलपुर, बांका, जमुई और सुपौल में भी इसी चरण में मतदान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के दौरे पर हैं, जहां राष्ट्रपति ने आज तिरुवनंतपुरम के राजभवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की प्रतिमा का अनावरण किया और इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि के.आर. नारायणन ने निष्पक्षता, ईमानदारी और समावेशिता के सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात किया। उन्होंने देश को शांति, न्याय और नैतिक मूल्यों पर आधारित दृष्टि दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि के.आर. नारायणन का जीवन हमें सादगी, करुणा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। Sri Narayan offered India's values of peace, justice and cooperation with utmost sincerity. He was always steadfast to the principles of fairness and inclusion, but also wisdom and humility of his personality. Narayan was deeply rooted in his connection to Kerala, his home state. A.R. Narayan has left behind a rich legacy of morality, integrity, compassion and democratic spirit. As we remember him today, let us draw inspiration from his life. श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट आज प्रातः 8:30 पर पूरे विधि विधान, वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना एवं धार्मिक परंपराओं के अनुसार शीतकाल के लिए विधिवत बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रातः 4 बजे से ही विशेष पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुई। 4 से 6 बजे तक बाबा केदार की समाधि पूजा की गई। कपाट बंद होने से पश्चात बाबा केदारनाथ की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली केदारनाथ धाम से ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। कपाट बंद होने के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच के दर्शन कर इस पल के साक्षी बने। बाबा केदार की डोली भक्तों को आशीर्वाद देते हुए प्रथम रात्रि पड़ाव रामपुर, द्वितीय रात्रि पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से होते हुए 25 अक्टूबर को ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ पहुंचेगी, जहां बाबा केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली का भव्य स्वागत किया जाएगा। बाबा केदारनाथ यहीं विराजमान होंगे और अगले 6 माह ओंकारेश्वर मंदिर में ही बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना संपन्न होगी और इस वर्ष लगभग 17.39 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने हिमालय में बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं।
और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं महापर्व छठ की। छठ स्पेशल ट्रेनों में इस साल अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। लोग बिहार और अन्य राज्यों में इस बार पहले के मुकाबले कई सुविधाओं के साथ छठ पूजा मनाने पहुंच रहे हैं। छठ पर उमड़ रही भीड़ पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की निगरानी है और रेल मंत्रालय 24/7 काम कर रहा है। और इस बीच रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने भी अंबाला रेलवे स्टेशन का दौरा किया। बड़ा त्योहार होता है तो उससे होता है सब चीजें उसे देखना पड़ता है, पर मेरी तरफ से और डीआरएम साहब और रेलवे के सारे परिवार की तरफ से सबसे पहले यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कोई भी कमी नहीं है, कोई ट्रेन्स की कमी नहीं है, कोई भी बेफिक्र होके आप रहें, बैठने के लिए कोई कमी नहीं है, आपको ये चिंता ही नहीं करनी, ट्रेन और आ जाएगी। और त्योहारों के मौके पर भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। छठ पूजा के दौरान घर जाने वाले प्रवासी लोगों को इससे खासी राहत मिलती दिखाई दे रही है। रेलवे की इस पहल को यात्री बेहद खुश हैं। रेलवे को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे जो सुविधा छठ पूजा स्पेशल, दीपावली स्पेशल के प्रति जो इन्होंने हजारों ट्रेन चलाई, उसमें पब्लिक को बहुत सारा लाभ मिला। पब्लिक अच्छे से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने रेलवे में इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं दे रखी है, खासकर लेडीज़ों के लिए कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत हेल्पलाइन पे भी कॉल करो, चाहे कुछ भी, सिर्फ आरपीएफ जो हमारी है हेल्थ के लिए है, तो गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ इसके लिए। इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। पहले तो पब्लिक को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, अब तो लोगों को कम से कम सीट मिल रही है, रिजर्वेशन मिल रहे हैं, तो इससे तो बहुत ज़्यादा फायदा है। एसी में ही ट्रैवल किए हैं, अब स्लीपर्स के बारे में, लेकिन हमने जिसमें भी ट्रैवल किया है उसकी मतलब ये जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। सफाई हो चाहे वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट जो स्टाफ है वो कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से करते हैं। हर एक बार तो जाता था तो ट्रेन में धक्के खाते जा रहा हूँ, अभी तो बिल्कुल सो के जा रहा हूँ सर। इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि सर इतना अभी जितना मैं हर एक बार गया हूँ बिल्कुल धक्का खा के गया हूँ, लेकिन बट अभी इस साल जो जा रहा हूँ बिल्कुल सो के जा रहा हूँ। सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार सर 12,000 ट्रेन स्पेशल जो चलाई है, इसके लिए मैं बिहार सरकार और जितना भी सरकार है सबको मैं धन्यवाद का पार देना चाहता हूँ। हर साल से इस बार अच्छा है, गवर्नमेंट इस बार अच्छा ध्यान दिया है, सर सफाई भी ट्रेन का है और पब्लिक भी उतना नहीं है। स्पेशल ट्रेन चलाने से बहुत फायदा है। इससे अच्छा सरकार क्या हो सकता है, जो इतना सुविधा हम लोग को मिल रहा है, बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतना अच्छा सरकार अपना मतलब है ना, जिसको पैसा बजट बनता है वो भी ज़्यादा नहीं बनता, वो भी जाता है, बट बहुत अच्छा है जो हर गरीब अपना छठ पूजा एंजॉय करता है। ये बहुत अच्छा उपहार है कि यहाँ आराम से बैठ के जाओ, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई गर्दी नहीं है। थोड़ी सी टेंशन थी टिकट के बारे में, मगर फिर भी थोड़ा वो चलता है, उतना तो चलेगा थोड़ा सा भी टिकट के बारे में। बहुत बेटर। और हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन से तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी यात्री अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पूरे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर अगर देखा जाए तो रेलवे की तरफ से खासा इंतजाम किया है, जिससे कि यहाँ पर यात्री
काफी खुश नजर आ रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ यात्रियों से। इस बार रेलवे ने कितने त्योहारों में, कितनी छठ की बात करें, कितनी तैयारियां रेलवे ने कर रखी, कैसा लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या क्या सब में चेंजिंग कर दी, पूरा चेंज कर दिया। पहले चार्जिंग की सुविधा नहीं थी कुछ भी, अब सब कुछ अच्छा कर दिया। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि कहीं भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई गैदरिंग नहीं होगी। बहुत अच्छी व्यवस्था है सरकार की और किसी को कोई परेशानी हमें देखने में नहीं लग रहा है। हम लोग तो सोचे कि स्टेशन पे काफ़ी लंबी लाइन होगी, इसलिए हम लोग 2 घंटे पहले आ गए, बट यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि आम दिन के वजह से आज भी एकदम खुला है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हर तरह की सुविधा है, पानी का, पीने का, बैठने का, चार्जिंग का, वाईफाई का, हर तरह की सरकार ने सुविधा दी हुई है। पहले के हिसाब से कुछ चेंज लग रहा है आपको? बहुत चेंज लग रहा है। अब इतना बढ़िया व्यवस्था कर दिया, बैठने उठने के लिए अगर ट्रेन लेट हो गया या जल्दी आ गए, पीने का पानी है, चार्जिंग लगा दिया, वाईफाई फ्री कर रखा है, सुविधा तो है ही। भीड़ भाड़ भी ज़्यादा स्टेशन पे नहीं है, आदमी आराम से आ रहा है, जा रहा है। बहुत है, पुलिस बहुत लगी हुई है, बहुत सिक्योरिटी है। अच्छा लग रहा है, सारे सुविधा बहुत ही अच्छे हैं और मतलब सेफ्टी भी है यहाँ पे, जैसे कैमरा वैमरा सब कुछ लगा हुआ है और रात में भी हम लोग अच्छे से सोए हैं, अच्छे से बैठे हैं, कोई चोर वोर का कोई लफड़ा नहीं है, बहुत ही अच्छा है सब कुछ। तैयारी से कहीं न कहीं यात्रियों में जहां एक तरफ संतुष्टि है, वहीं जो है रेलवे के जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है उसमें भी एक खुशनुमा माहौल है। कैमरामैन सुनील राणा के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, आनंद विहार। वहीं दिल्ली भी इस बार छठ की भव्य छठा देखेगी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ की तैयारियों को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने यमुना नदी पर छठ पूजा के आयोजन से जुड़ा प्रतिबंध हटा लिया है। यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं और सभी जिलों और उप जिलों में कम से कम 1 मॉडल छठ घाट तैयार किया जा रहा है। घाटों पर छठ व्रतियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध होगी। टेंट, बिजली, शौचालय, पेयजल, सफाई की पूरी व्यवस्था होगी और 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा और इन कार्यक्रमों में भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। भाई दूज के त्यौहार को लेकर देश भर में लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये त्यौहार खास तौर पर बहन और भाई के अटूट रिश्ते को दर्शाता है और इसी को लेकर डीडी न्यूज के संवाददाता अंकित मिश्रा ने मिठाई की दुकानों पर लोगों से बातचीत की। छोड़े जाते हैं आपको इसी बातचीत के साथ। राजधानी दिल्ली में भी भाई दूज के त्योहार को लेकर खासा रौनक देखने को मिल रही है। लोग सुबह से मिठाइयां ले जाना शुरू कर चुके हैं। अपनी बहनों के पास भी जाना है, बहनों को भी भाइयों के पास जाना है, क्योंकि दिवाली के बाद यानी कार्तिक माह के बाद शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को एक खास त्योहार भाई दूज का आता है, जिसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। इसी को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, जो आज मिठाई भी सर लेकर के जा रहे हैं घर। सर, कैसे मनाने वाले हैं आज इस भाई दूज के त्योहार को? हिंदू कल्चर में बहुत अच्छे अच्छे ये त्योहार बने हुए हैं। राखी का, भैया दूज का, मिठाई वगैरह लेके सुबह जाते हैं और उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करते हैं। उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करते हैं। मैम भी मेरे साथ मौजूद है। मैम, आज आप लोगों के लिए भी खास त्योहार रहता है। कहा जाता है कि रक्षाबंधन और भाई दूज ये दोनों ही बहन भाई के अटूट संबंध को दिखाते हैं। आप लोग कैसे घरों में इसको मनाते हैं? भैया के पास हम जाते हैं, अगर भैया दूर है तो उनके पास जाते हैं, नहीं तो भैया भी हमारे पास आते हैं। तो बस मिल के प्यार से वो कुछ हमें गिफ्ट देते हैं, हम कुछ देते हैं, मिल के बस खुशी से ये त्यौहार मनाते हैं। बच्चों के लिए भी खास तौर पर ये बड़ा उत्साह का रहता है, क्योंकि हर एक तरीके से बच्चे जो हैं वो खास इस पर फोकस्ड होते हैं कि उनको क्या उपहार मिलने वाला है। हाँ, ये उनको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिल ही जाता है और ख़ास में जो बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे जो मेहमान आते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उनको खुशी होती है। घर में कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है उनको, उनकी तो बहुत अच्छी बात होती है। देखिए, साफ तौर पर यही वजह है कि भाई दूज के त्यौहार को लेकर के हर हिस्से में आपको कुछ इसी तरीके से तस्वीरें नज़र आती हैं और ख़ास तौर पर राजधानी दिल्ली में भी सुबह से ही इसको लेकर शुरुआत हो गई है। जो मुहूर्त है वो तकरीबन 1:28 से शुरू होता है और 3:28 यानी 2 घंटे 15 मिनट के आसपास का ब्रह्म मुहूर्त है, जिसमें आज ये तिलक लगा करके अब भाइयों की लंबी उम्र की कामना बहनें करती नजर आएगी। कैमरामैन बलजीत के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला मैच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया है। 3 टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और चौथे स्थान के लिए कड़ा मुकाबला है और इस मैच की विजेता अंतिम 4 में जगह बनाने के करीब
पहुंच जाएगी। महिला क्रिकेट विश्व कप में हार की हैट्रिक लगा चुकी टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो चुकी है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुरुवार को भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मेजबान भारत ने 2 जीत के साथ प्रतियोगिता में शानदार शुरुआत की थी, लेकिन लगातार 3 हार के बाद टीम जीत की लय से भटक चुकी है। टीम ने 3 मुकाबलों में अच्छा खेल दिखाया, लेकिन अहम मौकों पर टीम के पास प्लान बी नजर नहीं आया और टीम को हार का सामना करना पड़ा। खास तौर पर पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 4 रन से मिली नजदीकी हार से टीम को बड़ा झटका लगा है। अब टीम को अपने दम पर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बाकी दोनों मैच जीतने होंगे। We were not able to finish it. We have had a very nice discussion about it with the team, and hopefully, going forward, we could finish the job and finish the games off. We always reiterate within the team that it's important to start well, but it's even important to finish better. प्रतियोगिता में न्यूजीलैंड की शुरुआत भी खराब रही थी। टीम को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करारी शिकस्त मिली। वहीं 2 मैच बारिश में धुलने से टीम को भारी नुकसान हुआ है। रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो भारत और न्यूजीलैंड ने कुल 57 वनडे खेले हैं, जिनमें से न्यूजीलैंड ने 34 मैच जीते तो वहीं 22 मैच भारत के नाम रहे। 1 मैच टाई रहा। वहीं विश्व कप के मुकाबलों में कीवी टीम का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। विश्व कप में दोनों टीमों के बीच कुल 13 मैच खेले गए, जिनमें से 10 मैच न्यूजीलैंड ने जीते, 2 मैच भारत के नाम रहे तो वहीं 1 मैच टाई रहा। न्यूजीलैंड की कोशिश होगी कि भारत के खिलाफ अपने पुराने रिकॉर्ड से प्रेरणा ले और इस मैच को अपने नाम करे। In a pretty much knockout game against India in India at a World Cup. So we're incredibly excited. We're obviously under no illusions that India are still the favourites, without a doubt, and we will wear their underdog badge with pride, as Kiwis often do. Yeah, but for us it is. We know the pressure that India are under at home, but we're just going to go out there and again control what we can control and make sure we stick to what we do well as a Kiwi side. मंगलवार को नवी मुंबई में तेज बारिश हुई थी और भारत न्यूजीलैंड के मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है और यहां हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। विश्व कप में लगातार 3 हार के बाद भारतीय टीम करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुकी है और अब भारत के सामने है न्यूजीलैंड की चुनौती। एक ऐसी टीम जिसके खिलाफ विश्व कप में भारत का रिकॉर्ड सबसे खराब है। अब देखना रोचक होगा कि न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ विश्व कप में अपने दबदबे को बरकरार रखती है या फिर भारतीय टीम लगातार हार के सिलसिले और न्यूजीलैंड के दबदबे को पीछे छोड़ने में कामयाब रहती है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है और आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम को 7 झटके लग चुके हैं और ताजा सूचना मिलने तक भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 223 रन है। 223 रन है। और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।